मेरे ठीक बगल में वही अधेड़ महिला बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले विंडो सीट पर मौजूद थी। वह महिला सुबक सुबक कर रोते हुए अपने आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी। मेरी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद इतना तो मेरी समझ में आ ही चुका था कि यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स सामान्य इंसान न होकर एक छलावा है। और अब जब वह मेरे ठीक बगल में आ बैठी थी तो ऐसे में मेरी घी बढ़ जाना लाजिमी था। पर कहते हैं न कि कोई भी डर एक सीमा तक होता है। जब डर अपनी सारी सीमाएं लंघ जाता है तो जीवित बचे इंसान को आदत हो जाती है उसी डर के साथ जीने की। यही मेरे साथ हुआ था। पिछले कुछ समय में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वह सब डर का उच्चतम रूप था। अब आखिर मैं भी कब तक यूं ही डर से थरथराता रहता। वैसे भी मैं कोई डरपोक तो था नहीं, एक निडर व साहसी पत्रकार था मैं। हालांकि मेरी जगह कोई सामान्य हृदय वाला इंसान होता तो इन परिस्थितियों में अभी तक हार्ट अटैक आ गया होता। मैंने तो अब सोच लिया कि ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो आएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। वहां से भागने की जगह मैंने आखिरकार हिम्मत करके उस बिलखती महिला से पूछ ही लिया, आंटी जी, कौन है आप? क्या हुआ आपको? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब आगे क्या करूं, मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मेरी सामने वाली सीट से आवाज आई, हमें मुक्ति दिला दो बेटा, हम वर्षों से मुक्ति के लिए यम ही तड़प रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अवाक होकर मैंने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति एक बार फिर अपने पुराने स्थान पर ही मेरे ठीक सामने वाली सीट पर मौजूद है। वह बुरी तरह से गिड़गिड़ा कर मुझसे मदद मांग रहा था। पहले तो मैं अचानक से उसे अपने सामने देख थोड़ा सा डरा, पर फिर मैंने उससे भी ठीक वही सवाल किया जो कुछ देर पहले उस महिला से किया था। सवाल किसी से पूछो जब आप कहीं और से आ रहे थे। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा। मैं बताता हूं। अब जवाब थोड़ी दूर से आया और जवाब देने वाला इस बार वही टीसी ड्यूक ओरफिन था जो मुझे इस ट्रेन को लेकर आया था। तेजी से दौड़ती इस ट्रेन में उस टीसी की भी पता नहीं कहां से एंट्री हो गई थी। यहां कुछ भी संभव था इतना तो मैं समझ चुका था, और साथ ही यह भी समझ चुका था कि इस ट्रेन में मौजूद कोई भी शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कब का यह अजीबोगरीब लोग मुझे मौत के घाट उतार चुके होते। ड्यूक ने मेरी ओर बढ़ते हुए तेज आवाज में बताना आरंभ किया, हम सभी वर्षों से इस ट्रेन के कैदी हैं गोलू। मरने के बाद भी हम सभी भीषण यातनाओं से गुजर रहे हैं। हम सब मुक्त होना चाह रहे हैं और इसीलिए वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें मुक्ति सिर्फ तुम ही दिला सकते हो गोलू। हमें इस नर्क रूपी दुनिया से मुक्ति दिलाओ। यह आखिर क्या कह रहा था ड्यूक? वर्षों से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे ये लोग? और आखिर मैं कैसे इन भटकती रूहों को मुक्ति दिला सकता था? ड्यूक के इस जवाब ने तो मेरे मस्तिष्क में पनप रहे सवालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? उद्धरण चिन्ह। मेरी हिम्मत अब लगातार बढ़ती जा रही थी और यही हिम्मत मुझे उनसे सवाल करने को प्रेरित कर रही थी। गोलू, तुम्हारे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य हमारी मुक्ति ही है। श्याम नारायण जी ने हमसे वायदा किया था कि एक दिन तुम यहाँ आओगे और हमें इस यातना भरे बंधनों से मुक्त कराओगे। ड्यूक ने बताया। मेरे दादाजी का एकदम सही नाम लिया था ड्यूक ने, पर उनका इस सब से आखिर क्या संबंध? इससे पहले मैं अपना कोई अगला सवाल उससे पूछता, ड्यूक ने आगे कुछ ऐसा के बताया कि मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। गोलू, हमारे लिए न सही, कम से कम अपने माता पिता की हत्या के प्रतिशोध के लिए तो तुमको उस दुष्ट पिशाच का मायाजाल तोड़ना होगा। बस इससे अधिक ना तो ड्यूक ने कुछ बताया और न ही मुझे पूछने का मौका दिया, क्योंकि अगले ही पल ड्यूक का शरीर धुआं बनकर गायब हो गया था और उसके बाद सामने बैठा वह वृद्ध व्यक्ति, बगल में बैठी महिला, दोनों ही ठीक ड्यूक के जैसे ही हवा में धुआं बनकर उड़ गए। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्या जानते हो मेरे माता पिता के बारे में? प्लीज मुझे बताओ।
मैं बस चीखता ही रह गया। दरअसल उसके अंतिम शब्दों ने मुझे व्यथित कर दिया था। मेरे माता पिता, जिनको मैंने आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर में देखा है। दादाजी ने सिर्फ इतना बताया था कि एक महामारी के दौरान मेरे जन्म के 1 साल बाद ही वह दोनों चल बसे थे। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। अचानक से अब मेरे चारों ओर एक बार फिर से धुआं फैलने लगा। अब उस ट्रेन का एक एक भाग धुएं में बदल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर वह धुआं बढ़ता ही गया। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन गायब हो चुकी है और मैं जमीन पर खड़ा हूँ। मेरी पीठ पर मेरा भारी भरकम बैग है। धुएं की जगह पर चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैला है। कोहरे से निकलने वाली ओस की बूंदों ने मुझे भिगो दिया है। मैंने अपने आसपास देखने की कोशिश की तो मुझे बगल में ही 2 डिब्बे वाली वही खस्ताहाल ट्रेन रखी हुई दिखी। दिखने में यह ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी मैंने इसे रात में मोबाइल फ्लैश की रोशनी में पहली बार देखा था। एकदम खस्ताहाल। यह सब क्या हो रहा था मैं यह समझ पाता उससे पहले ही कुछ टॉर्च की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी। कुछ लोग मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। वह आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। जब वह एकदम करीब आ गए तो मुझे पता चला कि वह रेलवे पुलिस के जवान थे। उन्होंने मेरा चेहरा अच्छे से देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं एक यात्री हूं तब उन्होंने बताया कि कोई चोर रेलवे स्टेशन से एक महिला का पर्स छीनकर इस ओर भागा है। वह पुलिस वाले उसी चोर का पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे भी पूछा क्या किसी शख्स को यहां से भागते हुए की देखा है। मैंने ना के जवाब में सिर हिलाया और साथ ही उनसे बगल में खड़ी ट्रेन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह ट्रेन वर्षों पहले देवघर जाया करती थी, अब फिलहाल कचरे की स्थिति में बंद पड़ी है। देवघर सिर्फ सड़क के द्वारा ही जाया जा सकता है। उसके बाद वह मुझे सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी सुनसान जगह न आने की हिदायत देकर आगे बढ़ गए। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 5 बजे चुके थे। मैं तेज कदमों के साथ बढ़ता हुआ आगे बढ़ा तो कुछ ही देर में मैं वापस उसी पालमपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था जहां रात में मैं दिल्ली से आई अपनी ट्रेन से उतरा था। प्लेटफॉर्म पर अब कुछ भीड़ भाड़ दिख रही थी। शायद दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन रुकने वाली थी। मैं बुरी तरह भयभीत था। देवघर जाने की हिम्मत अब नहीं बची थी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही दिल्ली जाने वाली ट्रेन आई मैं उसमें बिना टिकट ही जा बैठा। सीट पर बैठने के बाद मैंने चैन की सांस ली, पर दिमाग में अभी भी वही सारा घटनाक्रम एक फिल्म के जैसे चल रहा था। साथ ही ढेर सारे सवालों ने भी जेहन में उथल पुथल मचा रखी थी। जान बचने की खुशी तो थी ही, पर साथ में मैं बेताब था इस ट्रेन के रहस्य जानने के लिए, इस ट्रेन से खुद का संबंध जानने के लिए और सबसे बड़ा रहस्य यानी अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए। कुछ देर सोचते रहने के बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा कौन था कि मैंने तुरंत ही एक खतरनाक निर्णय लिया। ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए सीटी बजा चुकी थी और मैं पटरी से सरकती ट्रेन से अपने बैग समेत वापस प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा चुका था। कहानी जारी रहेगी।